बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर की जो सबसे टफ प्रॉब्लम्स मानी जाती हैं वो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम्स हैं। ओवरऑल वेक्टर्स स्टूडेंट ज़्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन क्या वेक्टर्स मुश्किल था? नहीं। यू ओनली नीडेड टू मास्टर वेरी फ्यू थिंग्स और उसके बाद आपने क्लिक करना शुरू कर दिया। अब इक्विलिब्रियम की थ्योरी जितनी आसान थी प्रॉब्लम्स उतनी ही बच्चों को टफ लगती हैं। सो प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम लिख दें। द फर्स्ट कंडीशन है सेकंड, एंड द वेरी सिंपल रूल इज अगर कोई प्रॉब्लम फर्स्ट कंडीशन से हल हो गई तो ठीक, नहीं तो सेकंड कंडीशन लगाएंगे। अगर कोई सेकंड से हल होती हुई तो ठीक, नहीं तो फर्स्ट से मसला हल होगा। और अगर एक एक से मसला हल नहीं हो रहा तो फिर दोनों प्रॉब्लम्स। फिर उसमें टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? यूनिफॉर्म रॉड है और नॉन यूनिफॉर्म रॉड है। समझ आ गई? ओके, टेल मी, कल हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की थी? ओके, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम टुडे। मैं आज स्टार्ट करता हूँ असाइनमेंट नंबर 6 ऑफ टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। असाइनमेंट 6 बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे पास एक प्लैंक है, like this. फाइव है। ओके, ये प्लैंक वाला है ना? चेक करो जरा, 400 न्यूटन का प्लैंक है, तो फिर ये असाइनमेंट नंबर 5 ही होगा। और वोल्टेज तो नहीं। देखो अब यहाँ पर आपके पास एक सपोर्ट है जिस पर इट इज रेस्टिंग। अच्छा, इस सपोर्ट को आप पॉइंट ए का नाम दे दो और ये यहां से गिर सकता है ना? तो इसके लिए दूसरे एंड पर जो सपोर्ट है इट इज थ्रू अ रोप। ये भी एक फिक्स्ड एंड है, यहाँ पे एक रस्सी बांध के इसको सपोर्ट दी गई है। अच्छा, ये यूनिफॉर्म प्लैंक है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली सेंटर पे होगा और वो बताया गया कि 400 न्यूटन है। ठीक है, और अब हुआ कुछ यूं कि यहां पर एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया गया। एक्चुअली फर्ज करो ये स्टूडेंट साजिद है, तो साजिद एंड ए से वॉक करना शुरू करता है और आगे जा रहा है। अच्छा, साजिद का जो वेट है चेक करो, वो 400 न्यूटन है। प्लैंक का वेट कितना है? 200। तो फिर ये 20 kg का था, 200 न्यूटन ये है, और साजिद का जो वेट है वो 400 न्यूटन है। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है जो इस प्लैंक पे वॉक करता हुआ आगे जा रहा है। इधर स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो 400 न्यूटन है। अच्छा, और लेंथ इसकी 6 मीटर है। द लेंथ ऑफ द प्लैंक इज 6 मीटर, यानी यहां से यहां तक जो फासला है वो 6 मीटर है। तो बताओ इसका फासला कितना होगा, क्योंकि ये एग्जैक्टली कहां पे है? सेंटर पे। तो ये वाला फासला जो है ये 3 मीटर होगा। समझ आ गई बात? अच्छा, अब स्टूडेंट का कितना फासला है? ये एक्चुअली वो फासला है जिसकी वजह से सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब ये साजिद जो है कितना आगे तक मूव कर सकता है ताकि रस्सी ना टूटे? साजिद कितना आगे तक जा सकता है ताकि रस्सी ना टूटे? क्योंकि रिमेंबर, जैसे जैसे साजिद आगे बढ़ता जाएगा इस एंड पर टेंशन ज्यादा होगी। तो अब हमें वो लिमिट फाइंड करनी है कि साजिद मैक्सिमम कितना डिस्टेंस इस प्लैंक पे कवर कर सकता है ताकि रस्सी ना टूटे। रस्सी ना टूटने का दूसरे अल्फाज में मतलब क्या है कि सिस्टम किस में हो? अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तो फिर नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों 0 होंगे। समझ आ गई? इस क्वेश्चन में रिमेंबर सिर्फ डायग्राम मास्टर करनी होती है, सिर्फ डायग्राम। अगर आप डायग्राम समझ गए आपका ये क्वेश्चन खुद ब खुद आगे चलता जाएगा। अच्छा, डायग्राम सबको समझ आती है? रिवीजन की जरूरत है? ओके, लेट मी मूव। मैं अगेन बता देता हूँ कितने मीटर का प्लैंक है? 6 मीटर का। इस एंड पे रोप में जो सपोर्ट आई है उसकी वजह से कितनी न्यूटन फोर्स है? 400 न्यूटन है। अच्छा, वेट ऑफ द प्लैंक कितना है? 200। साजिद का वेट कितना है? 400। अच्छा, अब इसको नेम आउट करना शुरू करो। F1 कितना है? 200 न्यूटन। तो बताओ इसका मोमेंट आर्म R1 कितना है? क्योंकि ये एग्जैक्टली सेंटर पे है। टोटल लेंथ कितनी है?
6। तो R1 कितना हुआ? अच्छा, साजिद का जो वेट है वो तो हमें नजर आ रहा है, द वेट ऑफ द साजिद इज 400, तो इसको F2 का नाम दे दो, तो ये हो गया 400 न्यूटन। R2 हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि साजिद कितना आगे तक जा सकता है ताकि ये रस्सी ना टूटे। अच्छा, फिर हमें ये पता है कि इस रोप में कितनी टेंशन प्रोड्यूस हुई है, उसको आप F3 का नाम दे दो। F3 इज 400 न्यूटन। उसका मोमेंट आर्म R3 कितना है? 6 मीटर है। इज इट क्लियर? सुनाओ, यहां पर भी तो आपके पास एक फोर्स पैदा होगी, रिएक्शन फोर्स। इन दो वेट्स की वजह से डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट हो रही है। ये जो डाउनवर्ड फोर्सेस हैं ये F1 और F2 हैं। इधर टेंशन F3 अपवर्ड है और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन FA वो भी अपवर्ड होगा। अच्छा, अब हमें R2 की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट A को अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन बना लेते हैं। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। अच्छा, प्रॉब्लम के अंदर थ्योरी से ज्यादा फिजिक्स होती है। थ्योरी आपको सिर्फ रास्ता बताती है, लेकिन प्रॉब्लम आपको उस रास्ते पे चलने का तरीका सिखाएगी। इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है। मैं अब कौन से पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन बनाऊं तो मेरा मसला हल हो सकता है? पहले ये बता दो, फर्स्ट कंडीशन लगाऊं तो मसला हल होगा? क्योंकि फर्स्ट कंडीशन डील्स ओनली विद फोर्सेस, और हमें क्या चाहिए? मोमेंट आर्म। तो फर्स्ट कंडीशन लगाने से मसला हल, तो मजबूरन सेकंड लगानी। तो अब हमें ये पता चल गया कि सेकंड कंडीशन भी मैं लगाऊंगा, लेकिन सेकंड कंडीशन के लिए सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज स्टार्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द, उसके लिए तो मुझे वो पॉइंट चाहिए जिसके अबाउट मैं टॉर्क कैलकुलेट कर रहा हूं। तो वो पॉइंट स्मार्टली चूज करना है। अब वो पॉइंट ए भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, जहां पे साजिद खड़ा है वो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई भी पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन मैं वो वाला पॉइंट कंसिडर करूंगा लाइक अ बिजनेस पर्सन जिसमें मेरा फायदा हो। मेरा फायदा पॉइंट ए चूज करने में है। पॉइंट ए चूज करने में मेरा फायदा क्यों है? क्योंकि एफ ए पता है मुझे? हाँ नहीं। क्या सिस्टम में एफ ए की वैल्यू मौजूद है? तो याद रखो, हियर इज द ट्रिक इन द प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम्स, कि जिस फोर्स की वैल्यू अननोन हो उस फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दो। तो जिस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो, क्या वो टॉर्क पैदा करेगी? नहीं। इसको डायग्रामेटिकली बताता हूं। इधर देखो, ये एक दरवाजा है, इस दरवाजे को मैं बंद करना चाहता हूं मिसाल के तौर पे, तो ये ऐसे बंद होगा, ठीक है। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। बताओ, ये फोर्स दरवाजा बंद कर सकती है? यस। ये वाली फोर्स बंद कर सकती है? ये वाली, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है? इसका मोमेंट आर्म जीरो हो गया। जिस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगी उसका मोमेंट आर्म, तो देखो ये फोर्स, फॉर एग्जांपल ये फोर्स F1 है, इसका मोमेंट आर्म R1 मौजूद है। अच्छा, ये फोर्स F2 है, इसका मोमेंट आर्म, ये फोर्स F3 है लेकिन इसका मोमेंट आर्म जीरो है। तो जिस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगी उसके टॉर्क, क्योंकि उसका मोमेंट आर्म। अब अगर मैंने इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन चूज कर लिया तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास हो रही है, तो इसकी टॉर्क क्या हो जाएगी? जीरो। लेकिन अब देखो, इसका मोमेंट आर्म है कि नहीं? तो इसका मोमेंट आर्म एग्जिस्ट करता है, इसकी टॉर्क होगी। बताओ, अगर ये बाकी फोर्सेस ना होती, ये भी ना होती, ये भी ना होती, तो ये इस प्लैंक को ऐसे गिरा देता, तो ये कौन सी टॉर्क पैदा करता? ये दोबारा समझाऊं? देखो, ये देखो, देना मुझे इसके, ये प्लैंक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सपोर्ट है, ये मैंने उसको देखो इधर से होल्ड किया हुआ है, तो ये सपोर्ट ए का काम कर रहा है। इधर रस्सी बांधी हुई है, रस्सी हटा दो तो ये इधर नीचे जाता है कि नहीं? तो ये कौन सी टॉर्क है? इसका मतलब इस रस्सी ने कौन सी टॉर्क पैदा की है? एंटी क्लॉकवाइज। देखो, वो ऐसे ले जाना चाहती है ना, ये रस्सी की फोर्स अपवर्ड है कि नहीं? अच्छा, इधर साजिद खड़ा हुआ है, अगर रस्सी ना हो तो साजिद समझ आई कि नहीं आई? होल्ड इट। इसका मतलब F1 भी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा, F2 भी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा और F3 एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा करेगा। समझ आ गई बात? ओके, सो सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज टॉर्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स। तो क्लॉकवाइज टॉर्क F1 और F2 ने पैदा किए, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था। सो आप लिख दो, टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इज इक्वल टू टॉर्क 3। टॉर्क 1
R1 F1 प्लस R2 F2 इधर। अच्छा रिमेंबर मैं साइन थीटा नहीं लेता क्योंकि एंगल कितना है 90। तो साइन 90 1 साइन 90। ये देखो ये मोमेंट आर्म है, ये फोर्स है, तो अगर मैं दोनों को टेल टू टेल रख दूं तब भी एंगल कितना होगा 90 होगा। समझ आई? अब बताओ R1 की क्या वैल्यू है? ये 3 मीटर है। अच्छा F1 की वैल्यू 200 है प्लस R2 की वैल्यू वो नहीं पता हमें, तो वो तो फाइंड करनी है। F2 की वैल्यू 400 है इज इक्वल टू R3 की वैल्यू 6 मीटर मल्टीप्लाई विद F3 400। ठीक है, ओके नाउ 6 into 4 तो इधर 2400 आ जाएगा। अच्छा फिर ये हो जाएगा 400 R2 प्लस 3 into 6 600। ठीक है, अच्छा 2400 ये 600 उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 1800। so we get 400 R2 is equal to 2400 minus 600 1800। ये दोनों जीरो 100 पे डिवाइड कर दो, तो R2 is equal to 18 by is equal to 4.5 मीटर। इसका मतलब साजिद कहां तक जा सकता है? अगर 4.5 मीटर से आगे गया तो रस्सी समझ आ गई? तो ये हो गई आपकी प्रॉब्लम, मुश्किल तो नहीं थी। अच्छा ये असाइनमेंट है। अब आ जाओ MCQ नंबर 6 की तरफ। MCQ नंबर 6 में आपके पास अगेन एक रॉड है, मीटर रॉड कह लो उसको, ठीक है, और ये 0 सेंटीमीटर मार्क, ये 100 सेंटीमीटर मार्क, तो मिडल में 50 सेंटीमीटर मार्क पे ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा मैं अब आपको खुद बता रहा हूँ कि ये एक यूनिफॉर्म रॉड है। यूनिफॉर्म रॉड को हम इवन रॉड भी कहते हैं। यूनिफॉर्म रॉड या इवन रॉड का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ, मैंने डेंसिटी डिफाइन की हुई है, डेंसिटी की टाइप्स नहीं डिफाइन हुई नहीं। आप लोगों ने जो पढ़ी है बताओ डेंसिटी की क्या डेफिनेशन है? ये वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी है। सरफेस डेंसिटी इज मास पर यूनिट एंड लीनियर मास डेंसिटी इज मास पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में कितना मास है, एक यूनिट एरिया में कितना मास है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। तो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम ये 3 किस्म की डेंसिटीज होती हैं। अच्छा इधर दो मुझे, ये देखो अब इसका एरिया सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है लीनियर मास डेंसिटी, एक यूनिट लेंथ में कितना मास अवेलेबल है। सो देखो अगर इसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है, नजर आ रहा है इसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है, तो अगर इसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हुई तो उसका मतलब ये होगा कि जितना मास सेंटर के राइट पर है उतना मास सेंटर के, तो फिर ये एग्जैक्टली सेंटर पे बैलेंस होगा। अगर ये 35 सेंटीमीटर है तो उसको कहां पे बैलेंस होना चाहिए? 17.5। अब मैं 17.5 पे ट्राई करता हूं, ये 17.5 पे बैलेंस हो गया। इसका मतलब कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इन अ यूनिट लेंथ इज यूनिफॉर्म, इवन। जितना मास हर 1 सेंटीमीटर में डिस्ट्रीब्यूटेड है उतना दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें सेंटीमीटर में भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आई? yes, sir. तो ये आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड बन गया। अच्छा होल्ड इट नाउ। अब आरिफ ऐसा करता है कि यहाँ पे मैं जरा मार्किंग्स बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 40। $60, $70, $80, $90, $100। ओके, तो क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो ये 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस हुआ। अब आरिफ ने कुछ यूं किया कि आरिफ ने 20 सेंटीमीटर मार्क पे 0.4 kg का एक मास हैंग कर दिया और फिर 80 सेंटीमीटर मार्क पे 0.60 kg का एक और मास हैंग कर दिया। अच्छा बताओ इन दोनों का मोमेंट आर्म क्या होगा अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है? 30। हाँ 30। इसका मोमेंट आर्म क्या होगा? 30। इसका मोमेंट आर्म भी 30। तो ये मास M1
इसका मोमेंट आर्म R1 30 सेंटीमीटर। अच्छा ये मास M2 और इसका मोमेंट आर्म R2 भी। अब बताओ क्या ये दोनों सेम टॉर्क पैदा करेंगे? नहीं। कौन ज्यादा टॉर्क पैदा करेगा? M2। क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में? अब हमें किस तरफ एक और मास हैंग करना चाहिए? लेफ्ट साइड पर। तो अब हमसे यही पूछा जाएगा, बता देगा कि मास कितना है। तो हमें बता रहा है कि आरिफ ने 0.30 kg का एक और मास लेफ्ट साइड पर हैंग करना है, लेकिन किस पोजीशन पर हैंग करना है ये नहीं बताया, वो हम फाइंड करेंगे। तो अब इसमें दो सवाल हैं, या तो ये हमें मास बता के पोजीशन पूछेगा या पोजीशन बता के मास। तो अभी इसने क्या पूछा हुआ है? पोजीशन। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रफली किसी भी पॉइंट पर, वो 30 सेंटीमीटर नहीं है, मुझे नहीं पता वो कौन सा है, एक और मास हैंग कर रहा हूँ कितने केजी का? 0.30 kg का। तो इस मास को मैं नाम दे देता हूँ M3 का। M3 मास मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया और इसका मोमेंट आर्म कितना है? अननोन। द मोमेंट आर्म इज अननोन। उस मोमेंट आर्म को मैं x का नाम दे देता हूँ। तो R3 की क्या वैल्यू होगी? x। समझ आई? ओके, चूज करो अब ये कौन सी टॉर्क पैदा कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये ऐसे ले जा रहा है। यस सर। ये दोनों। अच्छा, और ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अगेन यही सिस्टम चलेगा। अच्छा, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज सर। क्लॉकवाइज टॉर्क्स। इसमें मैं एक और जबरदस्त चीज बताता हूँ। पहले इधर जो मासेस या फोर्सेस मौजूद थी वो क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रही थी, और इधर वाली एंटी क्लॉकवाइज, अब इधर वाली, क्लॉकवाइज, और अब इधर। क्लॉकवाइज। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है। पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे था, अब एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करने से टॉर्क की नेचर चेंज होती है। नेचर से मुराद उसकी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होना एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है। समझ आई? ओके, सो इधर ये टॉर्क 1 और ये टॉर्क 3 दोनों कौन से हैं? एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स हैं। और ये टॉर्क 1 R1 F1 प्लस R2 F2 इज इक्वल टू R3 F3 और ये R2 F2। R1 30, F1 नो, F1 इज M1 into G, क्योंकि फोर्स है और वो मास है, तो फोर्स इज इक्वल टू वेट। M1G, W1 कह सकते हो तो M1G। अच्छा, R3 नहीं पता, उसको X कह दो। F3 M3 into G इज इक्वल टू R2 30 और F2 M2 into G। ओके, चेक करो इन दोनों में क्या कॉमन है? G कॉमन है। सो 30 M1 प्लस M3 X M3X लिख देता हूँ, M3X कॉमन G इज इक्वल टू 30 M2G। कौन सा कैंसिल होगा? तो G तो कैंसिल हो गया, बाकी क्वांटिटीज पता है, X मिल जाएगा। चलो पुट करते हैं। 30 मल्टीप्लाई विद M1 कितना है? 0.4। तो 0.4 प्लस M3 0.3 है, तो 0.3 इंटू X इज इक्वल टू 30 इंटू M2 0.6। अच्छा, अब इसको देखो सॉल्व करो विदाउट कैलकुलेटर, हो जाएगा इंशाल्लाह। ये पॉइंट की जगह 1, 4 की जगह 0, तो 10 इंटू 3 इंटू 4 12 प्लस ये 3/10 लिखा जाएगा इंटू X इज इक्वल टू, इधर भी लगा दो, तो 10 इंटू 3 एंड 3 इंटू 6 18। ठीक है, अब 12 उधर चला जाएगा नेगेटिव, तो 3/10x इज इक्वल टू 18 माइनस 12, 18 माइनस 12 6, तो 3x/10 इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब 3 के टेबल में 3 इंटू 1 3 इंटू 2 एंड 10 इंटू 2 20। चलो ये इधर ही सॉल्व हो गया। सो x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। आंसर मिल गया? गलत, अभी आंसर नहीं मिला। x की वैल्यू आपके पास 20 सेंटीमीटर, यानी ये तो मोमेंट आर्म है जो 20 सेंटीमीटर है, उससे मांगे कौन सी पोजीशन पर हैंग करूं। समझ आई? तो देखो ये कौन सी पोजीशन पर है? M1 20 सेंटीमीटर पे, तो उसका मोमेंट आर्म 30। दोबारा एनालाइज करो, ये कौन सी पोजीशन पर है? M2 80, लेकिन उसका मोमेंट आर्म, तो मोमेंट आर्म में और पोजीशन में फर्क है। आपने क्या फाइंड किया?
मोमेंट आर्म, उसका मोमेंट आर्म कितना है 20। तो अब वो मोमेंट आर्म तो यहाँ से एक्सेस ऑफ रोटेशन से मेजर होता है। अब एक्सेस ऑफ रोटेशन कहाँ पे 50 से 20 सेंटीमीटर पीछे जाओ 30। इसका मतलब कि हमारे पास पोजीशन कौन सी होगी 30, पोजीशन x, बल्कि पोजीशन x3 कह रहे तुम, दिस इज 30 सेंटीमीटर, याद रहेगा। ओके, एमसीक्यू नंबर 12 में आ जाओ, मुश्किल तो नहीं है, इंटरेस्टिंग है ना। ओके, एमसीक्यू नंबर 12 में नॉन यूनिफॉर्म रॉड पे आते हैं। जी बेटा, मासेस पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, तो अलग अलग पोजीशन पे है ना, इनकी मोमेंट आर्म तो अलग है, अलग अलग काम पे अलग है। हाँ, अगर सेम पॉइंट पे हैंग हुए होते फिर मैं डायरेक्टली दोनों को ऐड कर लेता, उनके तो मोमेंट आर्म अलग। जी बेटा, लीनियर मास, ये वॉल्यूमेट्रिक सरफेस और लीनियर। नॉन यूनिफॉर्म रॉड को हम R1 R2 में हमें पोजीशन दी हुई है सर। जी बेटा, R1 R2 में हमें पोजीशन दी हुई है या मोमेंट आर्म दिए हैं, पोजीशन दी है पोजीशन दी आपको, क्वेश्चन से पोजीशन दी हुई थी, मोमेंट आर्म आप खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। सेम 30 सेंटीमीटर का मार्क्स जैसे ये अब मैं बना रहा हूँ ना, तो देखो मैं बिल्कुल क्वेश्चन के मुताबिक डायग्राम बनाऊंगा। यस सर, आमतौर पर या तो डायग्राम गिवन होगी यस सर, या फिर ऐसा डेटा गिवन होगा जिसके मुताबिक आप डायग्राम प्लॉट कर सकते। अब यहाँ पे डायग्राम गिवन है इसमें, यस सर, डायग्राम में आपको एक अनइवन रॉड शो किया गया या नॉन यूनिफॉर्म बेसबॉल बैट जैसे होता है, यस सर, नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। अच्छा, ये है एंड ए, ये है एंड बी। बताओ ये सेंटर पे बैलेंस हो सकता है? नो सर, कौन से एंड के करीब बैलेंस होगा? ए के करीब। लेकिन इसने इसको बैलेंस किया है एंड ए से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यहां पर एंड ए से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इसको बैलेंस किया है। बैलेंस होना पॉसिबल है विदाउट एडिंग एडिशनल लोड ऑन द साइड बी। नो सर, जब तक मैं साइड बी पे एडिशनल लोड नहीं हैंग करूंगा तब तक मैं इसको बैलेंस। इधर देखो फिर इसने क्या किया कि 20 सेंटीमीटर के फासले पर यहाँ पर, ठीक है, इसने एडिशनल लोड हैंग किया है 80 ग्राम का, 20 सेंटीमीटर, यानी इसको आप कह दो M2 which is हाउ मच ग्राम। अच्छा, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो इसका सेंटर ऑफ मास है, जो एंड ए से 14 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, यानी मास ऑफ द रॉड M1 इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है सारा। अब देखो मास ऑफ द रॉड कौन सी टॉर्क पैदा करना चाहता है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये अब सिस्टम में सिर्फ ये दो लोग मौजूद हैं, मुझे M2 की वैल्यू गिवन है लेकिन M1 की वैल्यू गिवन, क्या मुझे R1 गिवन है? बताओ R1 कितना है? गलत, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका यहाँ पे है, टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट पैदा हो रही है? तो 16 सेंटीमीटर, समझ आई? ये हो गया आपका R1। R2 इज 20। देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये पॉइंट है, तो जब आपने कहा कि इस पॉइंट के अबाउट ये टॉर्क पैदा करेगा, तो कौन सी टॉर्क पैदा करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसी तरह ये भी क्लॉकवाइज टॉर्क। एक्सिस ऑफ रोटेशन से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का फासला क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म। इसका मोमेंट आर्म 20, ये यहाँ पे मेंशन्ड है डायग्राम में, लेकिन ये मेंशन नहीं है। आपको ये बताया हुआ एंड ए से 14 सेंटीमीटर का फासला है, और एंड ए से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक 30 माइनस 14 इज। अच्छा, अब मोमेंट आर्म गिवन है और मास फाइंड करना है। पिछली प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में फर्क समझ आया? वहां पे मास गिवन था और मोमेंट आर्म फाइंड करना। इसलिए बुक बड़ी खूबसूरत है कि आपको डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिस करा के आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर देती है। आप ये 5-6 टाइप के जो क्वेश्चंस मैं इक्विलिब्रियम के करवा रहा हूँ ये कर लो, फिर इंशाल्लाह इसके बाद इक्विलिब्रियम की जो प्रॉब्लम भी आपके सामने आती है यू वुड बी एबल टू सॉल्व इट, क्योंकि ये टेस्ट है डिफरेंट किस्म की।
कि ऐसे हो तो क्या रिजल्ट होगा, ऐसे हो तो क्या रिजल्ट होगा। वो टेस्ट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, वो सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो नए क्वेश्चंस में सिर्फ डेटा डिफरेंट हो सकता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, लुक अप, ये कौन सी टार्क पैदा कर रहा है? और ये ओके, एंटी क्लॉकवाइज टार्क। Torque is the product of moment arm and this is also the product of moment arm and इसका moment arm 16, इसकी force m1g, excellent। और इसका moment arm 20 और इसकी force f2 m2g। तो g और g ओके, नाउ 4 के टेबल में आता है 4 into 4, 4 into 5, तो बचेगा 4m1 is equal to 5m2, लेकिन m2 कितना है? 80 ग्राम। तो 4m1 is equal to 5 into 80 ग्राम। अच्छा, 4 into 1, 4 into 20 is 80, 5 into 20 100, it gives you 100 ग्राम। समझ आ गई? नहीं, किलोग्राम में नहीं कन्वर्ट करना, आपके ऑप्शंस में ग्राम में ही है, छोटे मासेस को ग्राम में रखेंगे, ठीक है? ओके, दैट्स इट। अब आप ऐसा कर सकते हो कि इसको तो पॉज कर दो, चलिए स्टार्ट करें। ओके, अब एक ऐसी प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ डेटा गिवन होगा, डायग्राम नहीं गिवन होगा, ठीक है? तो डेटा के हवाले से आपके पास जो इस वक्त प्रॉब्लम है वो ये है, ये एक मीटर रॉड है, 0 सेंटीमीटर मार्क पे 10 न्यूटन का लोड हैंग किया हुआ है और 100 सेंटीमीटर मार्क पे 15 न्यूटन का लोड हैंग किया हुआ है। ये आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है, डायग्राम नहीं बनी हुई, मैं बस उस डेटा से डायग्राम में कन्वर्जन कर रहा हूं कि एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ठीक है? और उसका वेट 6 न्यूटन है, तो एग्जैक्टली 50 सेंटीमीटर पर होगा, क्योंकि ये इवन रॉड है या यूनिफॉर्म? दोनों है, इवन और यूनिफॉर्म आर द सेम। अच्छा, अब बताओ क्या ये सेंटर पे बैलेंस हो सकता है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे 15 न्यूटन है और यहाँ पे, अच्छा ये सेंटर है ना, तो ये ज्यादा टॉर्क पैदा करेगा या वो राइट वाला? समझ आ गई? अब अगर मैं इसको बैलेंस करना चाहता हूँ तो मुझे तो सेंटर से या तो लेफ्ट जाना पड़ेगा या राइट। कहाँ जाऊँ? राइट पे जाना पड़ेगा। जिसकी फोर्स ज्यादा होगी उसका मोमेंट आर्म कम होगा। आप चाहते हो कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो देखो टॉर्क की डेफिनेशन को देखो ना, टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। तो देखो इसकी फोर्स कम, ये फोर्स इसके मुकाबले में कम है कि नहीं? तो इसकी फोर्स कम है तो इसका मोमेंट आर्म, अच्छा इसकी फोर्स ज्यादा है ना, तो इसका मोमेंट आर्म कम। तो पॉइंट ऑफ बैलेंस, फर्स्ट करो पॉइंट ऑफ बैलेंस P यहाँ पे कहीं पे मौजूद है, मुझे नहीं पता वो किसके ज्यादा करीब होना चाहिए। समझ आई? इधर देखो, अब ये दोनों फोर्सेस मिलके इसको बैलेंस करेंगे और ये भी नोट करो इन दोनों का सम क्या है? 15, लेकिन इसका मोमेंट आर्म बहुत कम रखा हुआ है तो इसकी टॉर्क कम हो जाएगी और ये दोनों टॉर्क्स मिलके इसको बैलेंस करेंगे। अच्छा, अब मुझे क्विकली बताओ, अगर ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन में अब कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ यही एक्सिस ऑफ रोटेशन है क्योंकि तीनों फोर्सेस हमें पता है। फर्स्ट करो ये फोर्स है F1, ये फोर्स है F2 और ये फोर्स है F3, ठीक है? अब मुझे ये नहीं पता कि ये बैलेंस पॉइंट किस मार्क पर, किस पोजीशन पर मौजूद है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये 50 सेंटीमीटर मार्क से कुछ डिस्टेंस x पर मौजूद है, तो इस डिस्टेंस को x का नाम दे दो, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आपका R2 x के बराबर है? क्योंकि P क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो x आपका मोमेंट आर्म होगा 6 न्यूटन फोर्स के लिए, विच इज R2, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय x। अब मुझे ये बताओ इस फोर्स का मोमेंट आर्म कितना होगा? 50 माइनस, क्यों? लुक एट इट, इधर देखो, यहां से यहां तक फासला कितना है? 50 है, और मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। ये कितना है? x, तो ये कितना होगा? तो R3 कितना हुआ? अच्छा, अब ये बताओ कि
ये फासला फिर कितना होगा? इसको R1 का नाम दे दो तो ये फासला 50 प्लस x होगा। ठीक है, अब बताओ ये कौन सी टॉर्क पैदा कर रहा है? हाँ, क्योंकि ये ऐसे गिराना चाहता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है। ठीक है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा कर रहा है, और ये clockwise. So sum of anti-clockwise torque is equal to, if the system has to be in equilibrium. So I write sum of anti-clockwise torques is equal to clockwise torque. इधर दो है, इधर एक है, इसलिए मैंने एक ही लिखा। अब यहाँ पे सम जो है वो टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 इज इक्वल टू टॉर्क 3 के बराबर हो। टॉर्क 1 R1 F1, टॉर्क 2 R2 F2 इज इक्वल टू टॉर्क 3। समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा बताओ R1 50 प्लस x, F1 10, R2 x, F2 6 न्यूटन इज इक्वल टू 50 माइनस x, और F3 15। ओके, 10 इंटू 5 500, 10 इंटू 50 500 प्लस 10x प्लस 6x इज इक्वल टू 15 इंटू 15 750 माइनस 15x। ओके, इधर सारे x हैं और ये उधर अकेला है, इधर ले आओ। 10 प्लस 6 16 प्लस 15 31x इज इक्वल टू 750 माइनस 500 250। सो x इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 31 व्हिच इज इक्वल टू 8.06 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पे आके बच्चे समझेंगे कि क्वेश्चन खत्म हो गया। नहीं, ये मोमेंट आर्म है और हमें क्या चाहिए? पोजीशन। तो थैंक्स टू द ऑथर ऑफ द बुक जिसने ये प्रैक्टिस हमें दूसरी दफा भी दी कि हमने मोमेंट आर्म नहीं बताना होता, क्या बताना होता है? तो अब 50 प्लस x करो तो ये पोजीशन कहाँ पे आएगी? 58.06 सेंटीमीटर। समझ आ गई? तो ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे।